गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 6 दहन और ज्वाला के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम ज्वाला के बारे में, दहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ईंधन क्या है, उसकी दक्षता क्या है, उसके हानिकारक उत्पाद कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। ये पदार्थ कहलाते हैं। ये सब कैसे पदार्थ कहलाते हैं? ईंधन के रूप में ज्वलन पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है और सस्ता होता है, जल्दी आसानी से मिल जाता है और वायु में सामान्यता से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। अब यहाँ क्या बताया है ईंधन के बारे में कि ईंधन हमेशा कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और सुगमता से जलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आदर्श ईंधन नहीं माना गया है। हमें किसको ढूंढना है? किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं जो पूरा करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। उनकी यहाँ पर हमने सूची भी तैयार की है सारणी 6.3 में कि ठोस में कौन से ईंधन आते हैं, द्रव में कौन से और गैसीय ईंधन कौन कौन से होते हैं। अब आगे जानेंगे कि ईंधन की दक्षता क्या है। तो गोबर के उपले, कोयला, एलपीजी को जलाकर पानी को एक निश्चित मात्रा को उबाले तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण भी हम बता सकते हैं। आप अपने माता पिता की मदद भी ले सकते हैं। ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ईंधन के 1 किलोग्राम में पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा और उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा और उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी केजे बटा केजी यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल केजे और किलोग्राम केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और कुछ ईंधनों का यहाँ ऊष्मीयमान भी दिया है कि उनका किलो जूल में और किलोग्राम में क्या मान होता है। ये दिया है यहाँ पर आपके पेज नंबर 73 पर ऊष्मीय मान में। इसके बाद आता है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं और ये सूक्ष्म कण खतरनाक भी हो सकते हैं और दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। अब क्या होता है कि सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी गैस के ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव है, वहाँ पर लकड़ी का उपयोग होता है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में क्या होता है? धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और उसको सांस लेने में उसको कष्ट भी उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए क्या है? हानिप्रद है। इन ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और ये कैसी है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा विषैली है, खतरनाक है। अगर बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। देखा जाए तो अगर बंद कमरे में कोयला जला है तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। इससे उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी
संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जो पृथ्वी में तापमान बढ़ रहा है, जो पृथ्वी के वातावरण में तापमान की वृद्धि हो रही है, वो उष्णन के कारण ही हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अन्य बातों के साथ साथ अगर इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, अगर जो हिम नदियाँ हैं या हिम शिखर है वो पिघलने लगते हैं तो समुद्र का जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तटीय क्षेत्र भी बाढ़ग्रस्त हो जाता है। जो समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं वो पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर वो क्षेत्र डूब जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। तो ये सब किसके कारण होता है, तापमान के बढ़ने के कारण, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके पहले हमने कौन सी गैस देखी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ईंधन के जलने, कौन से ईंधन, कोयले के जलने पर जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी खतरनाक है। और अब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये भी कैसी है, खतरनाक है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, और इसी से कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, भवनों को, मृदा को, यहाँ तक कि मनुष्य को भी ये नुकसान पहुंचाती है। ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ने ले लिया है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का ही उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और एक कैसा ईंधन है, ये स्वच्छ ईंधन है। तो आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन से ईंधन का हमें उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन नुकसानदायक है और कौन हमारे लिए लाभदायक है। तो सीएनजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है और समझना है।